Welcome back everyone. My name is Ritu, your business studies teacher. I hope you all are safe at your place. In previous lecture we have started the chapter 5 organizing of business studies. Now we will continue with the chapter. आज हम जो टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं What are the various types of organizational structure? अब जब भी जो मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करने लगता है उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात जरूर आती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज टू बी कॉल्ड एज अ वर्किंग स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्किंग स्टाइल क्या हो गया कि वो नेटवर्क को डिफाइन करता है कि डिफरेंट जॉब पोजीशंस कौन सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इन सब चीजों को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ organizational structure. One is the functional structure and another is the divisional structure. We will first discuss the functional structure. अब functional structure क्या होता है? जब हम अपनी जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं वो एक जॉब फंक्शन को देख के करते हैं या जब हम सिंगल फंक्शन के ऊपर कंसंट्रेट करते होते हैं तो वो सारा का सारा किसमें कंसीडर होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन्होंने आगे मैनेजिंग डायरेक्टर को रख लिया। अब मैनेजिंग डायरेक्टर ने आगे जो है 4 फंक्शंस में डिवाइड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन अलग से हो गया, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज। जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें किसके ऊपर फोकस करना है, सिर्फ प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टोर डिपार्टमेंट को हैंडल करना है। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो किस में आ जाएंगे, प्रोडक्शन फंक्शन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद मार्केटिंग वालों ने क्या करना है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर फोकस करना है मार्केटिंग वालों ने। उसके बाद मार्केटिंग वालों ने क्या करना है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर फोकस करना है, सेल्स के ऊपर फोकस करना है, कस्टमर्स सेटिस्फाई हो सके या रिसर्च के ऊपर फोकस करना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। ये किसका काम हो गया, सारा मार्केटिंग का हो गया। फाइनेंस वाले क्या करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे कि डेट कितना लेना है और इक्विटी कितना लेना है। फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कि हम रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कैसे कर सके, फाइनेंस को बेटर यूटिलाइज कैसे कर सके, कहाँ कहाँ से हमें ज़रूरत पड़ने में फाइनेंस अरेंज हो सकता है। और परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, रॉ मटेरियल का परचेज करना है, जो इनपुट्स हमें चाहिए कोई भी चीज़ को बनाने के लिए वो कहाँ से अरेंज करने हैं या खरीदने हैं, रिकॉर्ड रखना मशीनरी का, ये सब चीज़ें इसमें क्या करा है। इस एग्जाम्पल में हमने डिफरेंट फंक्शंस हेड जो है डिसाइड कर लिया, उनका काम क्या है, स्पेशलाइजेशन लेके आना। वो अपने ही फंक्शन के ऊपर जो है फोकस करेंगे, जिससे जो है डेफिनेटली हमें कॉस्ट बेनिफिट भी होता है क्योंकि वेस्टेज नहीं होती और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है, यानी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है एंड डेफिनेटली दैट लीड्स टू प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ we will move further on the advantages of functional structure. What are the various advantages of functional structure? The first is functional specialization. As we already know, जो फंक्शन है, एक जॉब फंक्शन डिसाइड कर दिया गया है, उनको सिर्फ उसी काम के ऊपर फोकस करना है। जैसे मैं एग्जांपल में करा था, फाइनेंस वालों का काम क्या है, उनमें सिर्फ फाइनेंस पे फोकस करना है कि फाइनेंस को हम बेटर वे में कैसे जो है यूटिलाइज कर सके प्रोडक्टिव वे में, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो गया कि स्पेशलाइजेशन आ जाती है। हर जो फंक्शन है वो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है एफिशिएंसी। डेफिनेटली हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है और जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। उसके बाद है मिनिमम कॉस्ट। अगेन, जिस चीज़ के लिए आप एक्सपर्ट हो या आप रेगुलर प्रैक्टिस कर करके आपकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो रही है, तो डेफिनेटली कॉस्ट का बेनिफिट भी मिलता है। हमें पता होता है कहाँ से हम जो है अपनी वेस्टेज को रिड्यूस कर सके और जो रिसोर्सेज है उसको कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके, जिससे हमें जो है कॉस्ट बेनिफिट भी मिलता है। देन बेटर कंट्रोल हो जाता है। अब एक ही फंक्शन के ऊपर फोकस करना है तो डेफिनेटली जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉपर वे में सुपरवाइज कर सकते हैं, जिससे बेटर कंट्रोल होता है। उसके बाद है ईज इन ट्रेनिंग। लिमिटेड ट्रेनिंग है, लिमिटेड स्किल के ऊपर वर्क करना है, सिर्फ एक ही फंक्शन को जो है हमने आगे सिखाना है, जिससे जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छे तरीके से करी जा सकती है।
या इसमें हो जाती है। देन प्रॉपर अटेंशन, अब एक ही फंक्शन के ऊपर हमने फोकस करना है, प्लानिंग वालों ने सिर्फ प्लानिंग के ऊपर फोकस करना है, सेल वालों ने सिर्फ सेल के ऊपर फोकस करना है, और जो अपना फाइनेंस वाले हैं उनको सिर्फ फाइनेंस के ऊपर फोकस करना है। तो उन जो अटेंशन एक फंक्शन को है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जिससे हमें जो है बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। अब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमने फंक्शंस को डिवाइड करा है, वो अपने ही जो डिपार्टमेंट है उसको प्रायोरिटी देते हैं, अपने ही फंक्शन को जो है आगे रखते हैं। वो भूल जाते हैं कि दूसरों का उनके साथ जुड़ना कितना ज़रूरी है, जिसके कारण हमें जो है कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। सभी अपने डिपार्टमेंट को आगे रख रहे होते हैं तो प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। देन इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट। अगेन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और जो ये परचेज डिपार्टमेंट है, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहती है। फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और जो सेल्स डिपार्टमेंट है उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहती है। सेल्स डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर्स दो जिससे हमारी सेल जो है वो बूस्टअप हो सके, लेकिन ऑन द अदर हैंड फाइनेंस वाले कहते हैं नो, इट विल अफेक्ट आवर रेवेन्यू। तो उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट रहती ही रहती है। और एक और डिसएडवांटेज है इसकी, फंक्शनल एम्पायर। जो एम्प्लॉइज एक फंक्शन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, वो एक ही फंक्शन को बार बार परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो उसी में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो अगर उनको हमने किसी और डिपार्टमेंट में डालना हो तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होती है, या वो रेजिस्ट करते हैं फॉर अ चेंज। तो वो सिर्फ एक ही फंक्शन के लिए जो है हेड बन के रह जाते हैं या उसमें एक्सपर्ट बन के रह जाते हैं, वो मल्टीटास्क जो है अच्छे से नहीं कर पाते। उसके बाद लास्ट है इसमें इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो फंक्शन वाइज हमने उसको डिवाइड करा है, वो अपने ही फंक्शन के ऊपर फोकस करते रह जाते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को जो है वो विजुलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में और भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, सिर्फ एक फंक्शन से जो है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस नहीं हो सकती। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें सिर्फ अपने ही फंक्शन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं और बाकियों को जो है वो साथ लेकर नहीं चल पाते। नाउ इट्स टाइम फॉर द कोड्स। एडवांटेजेस में यहाँ पे हमारा बन जाएगा फेम बेप। F functional specialization, from E efficiency, from M minimize cost, from B better control, from E ease in training, from P proper attention. Now it's about advantages, that is PIFI. जितने लोग थाईलैंड में गए होंगे उन्होंने फिफी आइलैंड के बारे में सुना होगा, तो यहाँ से हमने बना दिया PIFI. P problem in coordination, from I interdepartmental conflict, from F functional empire, from I ignoring organizational interest. The next structure is divisional structure. जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड कर देते थे। अब इसमें क्या करेंगे हम कि मान लो एक जो कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रही है या मोर देन वन प्रोडक्ट में डील कर रही है। उस टाइम पे जब हम उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोडक्ट के थ्रू जो है डिवाइड कर देते हैं, लाइक एक प्रोडक्ट का डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिया, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है जितने भी फंक्शंस हैं वो उसी प्रोडक्ट लाइन में डाल दिए गए, तो वो क्या बन जाता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल क्रिएट करी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आगे काम मैनेजिंग डायरेक्टर को दे दिया और मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट है, लाइक एक कंपनी टेक्सटाइल में भी डील कर रही है, कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रही है, मेडिसिन में भी डील कर रही है और सोप्स में भी डील कर रही है, तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया, कॉस्मेटिक को अलग, मेडिसिन को अलग और सोप्स को अलग। अब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं जो हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर में करे थे, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, वो सारे के सारे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अलग से हैंडल होंगे। सिमिलरली कॉस्मेटिक, मेडिसिन और सोप के होंगे। तो जब हम एक प्रोडक्ट को डिफरेंट डिपार्टमेंट में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर? द फर्स्ट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कंपनी डील कर रही है, एक प्रोडक्ट का प्रॉपर जो भी एक्टिविटीज उस प्रोडक्ट के रिलेटेड है सारे उसी डिपार्टमेंट में आ जाएंगी, तो उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। हम उसी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स जो हैं जो उस
प्रोडक्ट को इजीली हैंडल कर सकते हैं, जिनकी स्किल, नॉलेज और क्वालिफिकेशन उस डिपार्टमेंट को मैच करती हैं, वो सारे के सारे किस डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। तो डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन तो आएगी। उसके बाद है फैसिलिटीज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब क्या होगा, मान लो ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पे ड्रॉ करी थी कि एक कंपनी जो है वो टेक्सटाइल में भी डील कर रही है, कॉस्मेटिक में भी, मेडिसिन में भी और सोप में भी। अगर अब इसके अलावा वो ऑटोमोबाइल में भी आना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग से अपना डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेंगे, एक डिवीजन क्रिएट कर लेंगे, बाकी अदर डिवीजन को इफेक्ट किए बिना। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है, डिवीजन स्ट्रक्चर है, उसका एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बिकॉज दे डू नॉट डिस्टर्ब द अदर डिपार्टमेंट्स। उसके बाद है प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। अब इसमें जो है फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रमोट होती है। हर जो डिवीजन है उसने अपना डिसीजन लेना होता है, उसने अपने अकॉर्डिंग जो है काम करना होता है, तो इसमें कुछ भी डिले नहीं होता, प्रॉपर वे में जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जिससे जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो चेंज को अडेप्ट कर सकते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। उसके बाद है हमारा कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजी। इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो अपने डिपार्टमेंट में अलग से परफॉर्म हो रहे हैं, किसी और को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे जो है बेटर कोऑर्डिनेशन आती है, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं होती दूसरे किसी भी डिवीजन के ऊपर। ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। अब पहला है इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब अगर हम बात करें तो एक कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल में डील नहीं कर रही ना, वो कॉस्मेटिक में भी डील कर रही है, मेडिसिन में भी डील कर रही है, सोप में भी डील कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टेक्सटाइल वाले सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, वो पूरे के पूरे अदर जो ब्रांचेस हैं या अदर प्रोडक्ट्स हैं उस पर फोकस नहीं करते, जिसके कारण जो है हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच पाते यहाँ पे। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेके डिफरेंट डिवीजन में हमेशा पंगा रहते ही रहता है, किस डिवीजन को ज़्यादा फाइनेंस मिल गया, किसको कम मिला, इसके बीच में जो है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहती ही रहती है। उसके बाद है टू इंक्रीज कॉस्ट। अब देखो इसमें डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो रहा है, हर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग और फाइनेंस सारे फंक्शंस दोबारा अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके कारण जो है कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है। अब लास्ट में जब अगर मैं इन दोनों टॉपिक्स को जो कंक्लूड करना चाहूँ, तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट या यूनी प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है वो वहाँ पे सूटेबल है। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द डिविजनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे बहुत बड़ी फर्म है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, जो मल्टी प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, वहाँ पे हम कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल है, हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ इट्स टाइम फॉर द कोड्स। एडवांटेजेस का कोड बन जाएगा PGFC। PG प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, फ्रॉम G फैसिलिटीज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, फ्रॉम F promote flexibility and initiative, from C coordination becomes easy. Now disadvantages. ICC. I ignore organizational interest. From C conflict may arise among different divisions, and from again C to increase cost. I hope कि ये कोड्स आपकी लर्निंग को डेफिनेटली इजी कर रहे होंगे। आई विल अगेन सजेस्ट यू कि अपने आप जो है पर्सनल नोट्स बनाओ, ताकि आप जो है उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सको। So here I have wind up my topic for today. We will do the next topic in the next video. Stay tuned for the next video. Stay home, stay safe. Thank you.